तो कल हम लोगों ने आईडी, क्लास और एलिमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो आई होप वो सब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम उसी के आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं उसको। अच्छा, कल हमने जितने भी पढ़ा था सिलेक्टर्स के बारे में, वो सब इंडिविजुअल सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि किस तरह आप सिंगल एलिमेंट को उसकी आईडी और उसके क्लास या उसके नाम के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बिहाफ पे आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आज हम जो है उसको मजीद एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि हम ग्रुप एज अ ग्रुप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में हम किस तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक केस आया और उस केस में आप ये चाह रहे हैं कि भाई मेरा जो एंकर टैग है, एंकर टैग में फॉर एग्जांपल दिस इज एंकर टैग, और इसी तरीके से आपके पास एक बटन का केस है। तो अब आप चाह रहे हैं कि यार मेरा जो एंकर और बटन है वो उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, सही है। तो आप क्या करोगे, आप ए और इसी तरीके से जो हमारा सिंटैक्स डायग्राम मैंने कल आपको वो बताया था उस पर ये रेड अप्लाई किया, इसी तरीके से आपने बटन चूज किया और उस पर कलर रेड अप्लाई किया। तो अभी तो ये आप देख सकते हो कि आपका एंकर भी रेड हो गया और बटन का कलर भी रेड हो गया, लेकिन आप इसको एज अ शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो बाय ग्रुप सिलेक्ट। आप कॉमा डाल के आगे एलिमेंट का नाम डाल दें, इसी तरीके से आप चाहें तो आप एक क्लास का नाम भी डाल सकते हो। तो कॉमा डाल के साथ साथ आप आईडी हो, क्लास नेम हो, एलिमेंट का नाम हो या कुछ भी हो, तो आप देख रहे हो कि वो सेम बिहेव कर रहा है। चाहे मैं इधर डॉट रेड की क्लास लगाऊं या मैं इधर डायरेक्ट बटन लिखूं, सही है, या फिर मैं आपको आगे एक और भी बना लेते हैं, कोई डिव है, सही है, उस डिव का नाम हम रेड रख लेते हैं और उस रेड में आगे हैश के साथ। तो सॉरी इधर मैंने कुछ लिखा नहीं है, सही है। तो यहाँ पे इसका कलर रेड हो गया। तो ग्रुपिंग इस तरीके से होती है, बहुत सिंपल है। आपको बस कॉमा डालते हुए आगे जो भी क्लास आईडी और नेम है आपको इस तरीके से बस आगे लग जाए। तो अच्छा, उसके अलावा आप कुछ एक यूनिवर्सल सिलेक्ट भी होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्ट से मुराद ये होता है वो स्टाइलिंग जो कि हर किसी पे अप्लाई हो जाए, हर एलिमेंट पे अप्लाई हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट। बड़ा मुश्किल होगा क्या आप अगर आप कुछ ऐसी स्टाइलिंग करना चाह रहे हो कि भाई वो मेरे डिव पे भी कलर रेड हो जाए, मेरे स्पैन पे भी कलर हो जाए, मेरे मेरे टेबल पे भी हो जाए, मेरे एंकर में, उस तरह तो पता नहीं 25 30 50 पता नहीं कितने HTML एलिमेंट है। तो ये अगर कॉमा डाल के करने लगे तो आपका तो काम हो। तो CSS ने एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस कराई थी और वो ये थी कि स्टैटिक का साइन। आप स्टैटिक का साइन लें और उसके अंदर आप जो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो आपके एलिमेंट, सारे जितने भी एलिमेंट आप HTML के अंदर यूज करेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देखो मैं जैसी स्टैटिक मैं ये ब्लू कर देता हूँ तो मेरे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ब्लू हो गए। तो ग्रुपिंग में हम जब ग्रुपिंग हम समटाइम्स इसलिए यूज करते हैं कि हमें सर्टेन एलिमेंट्स या सर्टेन क्लासेस के ऊपर हमें एक कॉमन स्टाइलिंग करनी होती है, तो हम ग्रुपिंग को यूज करते हैं। और अगर हमें कुछ ऐसी स्टाइलिंग करनी है जो कि हम चाहते हैं कि हमारी पूरी वेबसाइट पर कॉमन हो, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डार्क कलर में, बैकग्राउंड जो है उसका पूरा ब्लैक कलर है, तो बाय डिफॉल्ट जो हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ब्लैक कलर में आ रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ यार मेरी पूरी वेबसाइट क्योंकि ब्लैक कलर में बैकग्राउंड पे, तो मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में है। तो आप क्या करोगे, आप स्टैटिक का साइन बनाओगे और उस पर कलर व्हाइट कर दोगे, तो उससे क्या होगा, तो आपकी पूरी वेबसाइट पे एक कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो ये स्टैटिक का साइन इसलिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास एक और मजेदार टॉपिक है, वो है कि हम एक लॉजिकल कंडीशन हम किस तरीके से CSS में लगा सकते हैं। अब CSS के अंदर हम लॉजिक से खेलेंगे, सही है। लॉजिक्स किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ हमारे पास, अच्छा ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं,
सही है। ये आपको वाकईतन जब आप HTML या वेबसाइट पे काम करने लगेंगे तो आप लोगों के पास ऐसे केसेस आएंगे। तो मोस्ट डेवलपर्स, उनको ये नहीं पता होता कि आप CSS से भी इस तरह अचीव कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, जबकि वो काम हम CSS में भी लॉजिकली काम करके उस पर ये चीज अचीव कर सकते हैं। सही है। तो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। सही है, ULLI। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला LI को इनका जो कलर है वो आप कर दो रेड। सारे LI जो है वो रेड कलर के हो जाए। बड़ा आसान है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन है या क्लाइंट की तरफ से ऐसी फरमाइश है, वो टॉप 3 को रेड कलर में दिखाना चाह रहा है और बाकी जितने हैं उन सबको ब्लू कलर में दिखाना चाह रहा है। तो आप इस चीज को कैसे अचीव करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आपने क्या किया, एक क्लास बना ली ब्लू कलर की, और उस ब्लू को आपने इन सब का अलग से दे दिया। मतलब सबको आप क्लास दे रहे हो, यार ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। तरीका तो ये है कि आप सबको मैनुअली ब्लू क्लास दो। तो स्टैटिक HTML में तो ये चीज चल जाती है, ये तो बड़ा आसान है जब आप स्टैटिक काम कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास डायनेमिक डाटा आ रहा होता है ना बैकएंड से, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है। तो ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो आप बैकएंड में भी अपनी मर्जी से डाटा मंगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला ब्लू, और ब्लू के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, सही है, ब्लू के बाद जितने भी एलिमेंट है उन पे ब्लू कलर अप्लाई हो, ब्लू। और यहाँ पर मैंने बोला जितने भी LI, सही है। अब ये देखो, अब मैं इस केस में यहाँ से क्लासेस निकाल दूँ। अब ये देखो इसने क्या किया, मैंने ब्लू की एक क्लास लगाई थी, या इसको यूं कह लें कि ये थर्ड है। क्लाइंट की फरमाइश थी कि भाई थर्ड के बाद जितने भी नंबर हो उन सबका ब्लू कलर हो जाए। तो ये देखिए थर्ड तक सब रेड है, उसके बाद मैं जितने नंबर यहाँ लगाता जाऊंगा ना, सही है, वो सब ब्लू होते जाएंगे। ये इसका टिल्डा साइन कहलाता है। ये क्या करता है, ये जितने भी आ रहे होते हैं नंबर्स, उन सब पे जो आप उसको एक एलिमेंट बताते हो और आप बोलते हो कि यार इसके बाद जितने भी इसके भाई हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वालिद साहब है, उनके 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, और किसी की फरमाइश आती है, यार आपके तीसरे बच्चे के बाद जितने भी बच्चे हो ना, क्या कहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। तो तीसरे बच्चे के बाद जितने भी बच्चे होंगे, अगर उनको सिलेक्ट करना हो CSS के अंदर, उसके लिए ये साइन यूज करते हुए इस तरीके से आप उसको एक लेवल बता देंगे कि भाई ये थर्ड है, और थर्ड के बाद जितने भी बच्चे हैं उन सब के ऊपर ब्लू कलर। ये तो सिबलिंग सिलेक्टर कहलाता है, CSS में सिबलिंग सिलेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि थर्ड के जितने भी सिबलिंग्स हैं फॉरवर्ड, उनके ऊपर आप जो है कलर ब्लू कर दें। ठीक है। तो तीसरे बच्चे के बाद जितने भी बच्चे हैं उन सब पे उन सबको तोहफा मिल जाएगा, और शुरू के जो 2 3 शुरू उससे पहले के जो बच्चे हैं वो बेचारे बड़े होने के नाते उनको इस चीज से महरूम हो जाएंगे। अच्छा, अब एक ये तो होगा सारे बच्चे, सही है। लेकिन अब किसी मेहमान का बजट कम है, उस मेहमान का बजट कम है, वो चाह रहा है यार मेरा तो बजट कम है, मैं क्योंकि चौथा बच्चा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ चौथे बच्चे को तोहफा देना चाहूँ। तो चौथे बच्चे को कैसे, सिर्फ सिर्फ चौथे बच्चे को, मतलब एक कंडीशन है कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई शुरू के जो थर्ड है वो ब्लू हो, और उसके बाद जो चौथा हो वो येलो हो जाए, और बाकी के जो है वो ब्लू है। इस चीज को कैसे अचीव करेंगे? तो बड़ा आसान है। हम LI के ऊपर जो है वो रेड कलर दे दिया हमने, और उसके बाद हमने इसको बोला कि भाई बाकी जितने भी बच्चे हैं थर्ड के बाद वो ब्लू हो जाए, लेकिन जो थर्ड के बाद फोर्थ है उसके लिए हम साइन यूज करेंगे, यानी कि थर्ड के बाद इमीडिएट जो है, इमीडिएट के बाद, इमीडिएट कहते हैं कि जो भी सिलेक्टर है उसके बाद उसका फॉरन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। तो हम बोल रहे हैं कि भाई थर्ड के बाद जो पहला LI है उसके साथ वाला LI है, उस पे कलर जो है वो येलो या गोल्ड कुछ भी आप कह लें वो हो जाए। तो ये देखेंगे फोर्थ जो है येलो कलर में।
सही है। तो ये बिल्कुल रैंकिंग सिस्टम बन गया। देखें ये शुरू के टॉप पे है, वो टॉप में है, ये बेचारा चौथा है, और ये बाकी के नॉर्मल कलर। तो सिबलिंग सिलेक्टर आप लोगों का है समझ में आ गए होंगे। ये जो है इस साइन का मतलब जो होता है, ये सारे सिबलिंग सिलेक्टर्स होते हैं, और ये इमीडिएट सिलेक्टर होता है कि जो आपको जो भी टारगेट है आपका, टारगेट के बाद आपका फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर आपको उसको सिलेक्ट करना है तो आप उसके लिए प्लस का साइन यूज करें। अच्छा, इसको दोबारा देख लें। ये जो पहले वाला हमने देखा था वो था हमारे पास सिबलिंग सिलेक्टर। सिबलिंग आपको पता है क्या होता है? बहन भाई। एक ही पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे वो सिबलिंग कहलाएंगे। और जो हमने बाद में प्लस वाला साइन देखा, प्लस वाला साइन जो है एडजेसेंट सिलेक्टर कहलाता है। एडजेसेंट मतलब कि आपके पास एकदम आपके साथ वाला, आपका पड़ोसी। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें कि हमने जब थर्ड लिखा, थर्ड के बाद हमने जब इसकी सीएसएस लिखी गोल्डन, तो थर्ड के बाद वाली जो एलआई थी ना, उसके ऊपर कलर अप्लाई हुआ, ना कि उससे पहले वाले पे। हालांकि होना क्या चाहते हैं, सिबलिंग तो इसके पहले वाले भी हैं, 1 2 4 5 6 7 8, ये सारे जो हैं थर्ड के सिबलिंग्स भी हैं। और इसी तरह अगर एडजेसेंट में देखा जाए तो थर्ड से पहले 2 और बाद में 4, ये दोनों भी एडजेसेंट है, लेकिन सीएसएस सिर्फ बाद वालों को अप्लाई हुई। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो सीएसएस है वो बाद वालों को अप्लाई होती है, पहले वालों को अप्लाई नहीं होती। एक साइन और है के है बच्चों से रिलेटेड। सही है। अब तक हम सिबलिंग सिलेक्टर पढ़ रहे थे, अब हम अच्छा, चाइल्ड। एक और चीज, ये जो यहाँ पर इस्माइल बात कर रहे हैं ना बच्चों से रिलेटेड, तो बेसिकली ये इस्माइल पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब आम जबान आपको बता रहे हैं कि बच्चे, ये यूएल के चाइल्ड्स की बात कर रहे हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है इन्होंने, उसके चाइल्ड लिस्ट आइटम्स, उनकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ ना क्लासेस के नाम ही ऐसे दे देता हूँ ताकि जब मैं उसको कॉमन लफ्जों में बोलना शुरू करूँ तो हाँ लोगों को आइडिया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं ये वाली सी एस एस स्टाइलिंग पूरी हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये करना है कि अभी हमने ना ग्रुपिंग पढ़ी थी। सीएसएस के अंदर आप ना चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास एक डिव है। सही है, मैंने उसका सॉरी, एक डिव है, ये डिफॉल्ट डिव है मेरी, और मैंने इसका कलर दिया रेड। बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या आया? रेड कलर है। सही है। लेकिन मैंने बोला भाई ये डिव एक स्पैन के अंदर एक डिव है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लो कि एक डिव है और उसके अंदर मैंने स्पैन लिया और उसको कलर मैंने दे दिया। अभी एक चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ये भी जो है स्पैन का जो टैग मैंने लिया, ये कलर अभी भी रेड में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, अगर डिफ के अंदर स्पैन आए ना तो इसका कलर ब्लू हो। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं, सिंगल स्पैन। अब सिंगल स्पैन जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, जो कि हमारा सीएसएस का डिफॉल्ट कलर है। ये स्पैन इसलिए आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके जो पेरेंट है, डिफ पेरेंट एलिमेंट जो है वो क्योंकि रेड में है, तो ऑब्वियसली उसका जो चाइल्ड होगा, उसके उस एलिमेंट का जो भी बच्चा होगा, वो भी अपने पेरेंट्स से उस सीएसएस को इनहेरिट कर लेगा। और डिफॉल्ट में तो वो जाहिर है, वो है ही div। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार जब मेरा जो स्पैन है वो जो है उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो अभी आप देखिएगा दोनों स्पैन ब्लू हो गए। यहाँ पर हमने डिव को रेड कलर दिया तो ये रेड हो गया, मैंने स्पैन को ब्लू कलर दिया तो ये वाला स्पैन भी ब्लू हो गया और ये वाला स्पैन भी ब्लू हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार जब डिव के अंदर स्पैन आए ना तो उसका कलर येलो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, अगर हमें किसी पेरेंट से चाइल्ड को पकड़ना होता है तो हम सबसे पहले पेरेंट का नाम देते हैं और उसके बाद हम उस चाइल्ड एलिमेंट। अच्छा, यही चीज आईडी में भी हो सकती है, यही चीज क्लास में भी हो सकती है। सही है। तो मैंने बोला डिव के अंदर जब जो स्पैन है उसका कलर जो है वो गोल्ड होगा। तो आप ये देखिए,
अब स्पैन वैसे तो ब्लू ही है, स्पैन वैसे है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ इसको स्पेसिफिकली बोला था कि डिव के अंदर जो स्पैन हो वो बोल्ड हो, भले स्पैन ब्लू है। सही है, तो उसने क्या किया, अब उसने खाली स्पैन देखा, उस पर ब्लू लगा दिया, और जो डिव के अंदर स्पैन आया उसने उस पर गोल्ड अप्लाई कर दिया, और डिव क्योंकि रेड थी वो रेड ही रही। अब मैं अगर यहाँ पर स्पैन के अंदर एक और डिव लेता हूँ और उसको बोलता हूँ चाइल्ड डिव, डिव का कलर जो है वो रेड आएगा। क्यों? क्योंकि ये भले डिव के अंदर डिव चाइल्ड है, लेकिन हमने डिव को क्या बोला हुआ है कि भाई डिव तो रेड ही रहेगी ना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आप लोगों को उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट चाइल्ड किस तरीके से चलते हैं। सही है, अब हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, पेरेंट और चाइल्ड। सही है, मैं यहाँ से भी ये सारा कोड बता रहा हूँ। ये तो तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल बेहतरीन किस्म से। तो अब मैं ये सारा कोड वापसी हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा आप लोगों को फील हो। अब यहाँ पर एल आई का कलर क्या होगा, जितने भी एल आई हैं इन सबका कलर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो रेड, क्योंकि हमने इनको बोला गया पेरेंट के ऊपर जो एल आई है तो उसको रेड अप्लाई करो। चलो अब एक कंडीशन बना, ये हमारा जो पांचवा बच्चा था, सही है, एल आई के अंदर हम इसको एक स्पैन में ले लेते हैं। सही है भाई, अब हम इसकी शादी कर देते हैं, इसकी शादी हो गई, और अब इसकी एक अपनी अलग फैमिली, चाइल्ड वन, सही है भाई, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, और इस भाई साहब के तीन बच्चे। सही है, अभी मुझे बताएं इन एल आई, ये जो चाइल्ड बच्चे हैं इनका क्या कलर होना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नॉर्मली जब हम कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करते तो जो चाइल्ड एलिमेंट होता है वो देखता है कि मेरे पेरेंट एलिमेंट पे कौन सा कलर है। तो इस केस में ये चाइल्ड भी रेड ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट को देखेंगे। अगर स्पेसिफिकली किसी भी तरीके से उनको कोई कलर नहीं मिल रहा, जैसे हमने बीच में लॉजिक से खेला था सीएसएस की, तो अगर किसी भी लॉजिक के थ्रू उनको कोई कलर नहीं मिल रहा तो वो देखेंगे उनका पेरेंट कलर क्या है, तो वो पेरेंट्स अपना डीएनए ले लेंगे। सही है, डीएनए मजाक में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स से वो अपना कलर जो है वो इनहेरिट कर लेंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई पेरेंट के जो जितने भी मेरे जितने भी चाचा थे, इन बच्चों ने देखा यार हमारे जितने भी ताया और चाचा हैं उन सबका रेड है, तो हम भी रेड हो जाए। तो ये जो भतीजे जितने भी हैं सारे चाचाओं के, वो भी अब रेड है। लेकिन भाई ये तो नई जनरेशन, हम नई जनरेशन को कुछ नया देना चाहते, तो नई जनरेशन को अलग देने के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई हमने एल आई पेरेंट लिया, एल आई लिया, और चाहे तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। सही है, यहाँ पे मैं इसको ब्लू दे दूँ तो ये देखेंगे ब्लू हो गया, और चाहे तो आप उसको पूरी फैमिली ट्री समझा के भी दे सकते हैं। बात एक ही है कि मैंने उसको बोला भाई कि पेरेंट के बच्चों के डायरेक्ट बच्चे या पेरेंट के बच्चों के अंदर यूएल और फिर एल आई। सही है, चाहे तो आप इस तरीके से घुमा के दे दें या डायरेक्ट भी दे सकते। एक तो ये तरीका है चाइल्ड को ओवरराइड करने का, लेकिन अभी यहाँ पर एक केस बनाते, एक एक यूनिक केस बनाते हैं, अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है। ये स्पैन जो है इन सबको एक एक वो असाइन कर देते हैं। अब हमने क्या बोला, हमने बोला एल आई के अंदर जो स्पैन है उनमें नंबर्स आ रहे हैं, और अभी मुझे बताया, सबसे पहले तो मुझे बताया स्पैन में कलर क्या आएगा। अभी मैंने कोई स्पैन पे कलर नहीं किया हुआ, अभी स्पैन पे क्या कलर है ये, यहाँ पर ब्लू किस, ब्लू क्यों हो रहा था, ये कल के लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। यहाँ पर ब्लू क्यों हो रहा था, बिल्कुल ब्लू ओवरराइड हो गया, इस वजह से वो सब ब्लू हो गया। और यहाँ तक आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा सब। अब मैं क्या करता हूँ, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है,
इन सबको मैं स्पैन में लेता हूँ, ये सब ब्लू रेडी आएंगे ऑब्वियसली, सही है। और ये जो नंबर्स हैं, इनको अलग स्पैन में लेता हूँ, नंबर्स को अलग स्पैन में ले लेता हूँ, क्योंकि जो अभी एग्जांपल में समझाने वाला हूँ थोड़ी सी ट्रिकी है। इस चीज को बिल्कुल गौर से देखिएगा जो मैं अब करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास केस है, हमारे पास एलआई के अंदर स्पैन आ रहा था, सही है। तो मैंने एलआई को रेड कलर दिया, सही है, तो मेरे जितने भी चाइल्ड थे वो सब रेड कलर में हो गए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज देखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं एलआई के अंदर एलआई को चूज करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे एलआई के अंदर एलआई को चूज करूं इस तरीके से, तो अगर मैं यहाँ पर कलर देता हूँ ब्लू, सही है, तो मेरे जो चाइल्ड के भी चाइल्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। यहाँ तक आप सबको क्लियर था। अब यहाँ पर हम देख रहे थे स्पैन, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ स्पैन की एग्जांपल्स बनाई, ये स्पैन में इनको रैप किया, सही है। ये इसकी वजह से क्योंकि हमें इमीडिएट चाइल्ड को समझने के, अगर हमने इमीडिएट चाइल्ड सिलेक्ट करने हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का केस है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरा पेरेंट है, पेरेंट के ये सारे चाइल्ड हैं और ये आपस में सब सिबलिंग है ऑब्वियसली, जो सिबलिंग के इमीडिएट चाइल्ड है उन पे अगर मुझे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी तो मैं किस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करो, आप पेरेंट एलआई और उसके अंदर स्पैन ले लो। ये जो लेस देन का साइन है, ये लेस देन का साइन क्या करता है, ये इमीडिएट चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेता है, सही है। अब मैं अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई इस केस में क्या होगा, अगर मैं पेरेंट एलआई और स्पैन लूँ तो ये जितने भी स्पैन है इन सब का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ये देखें इन सब का कलर ब्लू हो गया, सही है। ये डॉट को छोड़ दें और कलर पे फोकस करें, सही है। इन सब का कलर क्या हुआ, ब्लू हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार, अगर मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है वो ये है कि अगर बच्चों के अंदर स्पैन हो उसका कलर चेंज ना हो, सिर्फ जो फर्स्ट लेवल जो मेरे दादा मतलब दादा के बच्चों की जो फैमिली है उसके अंदर जो स्पैन आ रहा है, सही है, सिर्फ उसके कलर चेंज हो। लेकिन अगर उसके अंदर मजीद स्पैन है तो उसके अंदर किसी किस्म के कोई इफेक्ट ना हो, तो फिर मैं किस तरीके से उसके ऊपर कलर अप्लाई करूँ, तो उसका तरीका होता है ये, सही है, लेस देन का साइन। अब आप मैजिक देखिए, सही है, पेरेंट मैंने बोला एलआई, एक मिनट, पेरेंट एलआई। अच्छा मजेदार चीज देखें, मैंने जब यहाँ पर लेस देन का साइन नहीं लगाया था तो ये इस पे इफेक्ट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि इस पेरेंट के अंदर तो एलआई है ना, यहाँ तो मैंने ग्लोबल एलआई सिलेक्ट कर लिया ना, यहाँ पर मैंने ग्लोबल एलआई सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या हुआ, इसने देखा कि पेरेंट के अंदर जितने एलआई आ रहे हैं उसके इमीडिएट स्पैन, तो वो तो फिर ऑब्वियसली पेरेंट के अंदर तो ये भी एलआई आ रहा है। तो फिर मैंने इनको बोला कि पेरेंट के अंदर इमीडिएट जो चाइल्ड है आपके एलआई, उसके अंदर जो इमीडिएट स्पैन है। अच्छा यहाँ पर एक मजेदार चीज देखें, अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं तब भी क्या कहते हैं उसको स्पैन को उठा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इमीडिएट एलआई आ रहा है। तो मैंने इसको बोला इमीडिएट एलआई, और इमीडिएट एलआई के बाद इमीडिएट स्पैन अगर हो तो आप उसको ब्लू कलर अप्लाई कर दें। तो अब क्या हुआ, उसने देखा पेरेंट के बाद इमीडिएट एलआई कौन से हैं, तो उसने बोला ये सारे इमीडिएट एलआई हैं, ये सारे इमीडिएट एलआई, ये भी है, और इंक्लूडिंग दिस वन, ये भी इमीडिएट एलआई है। फिर मैंने बोला इमीडिएट एलआई के अंदर इमीडिएट स्पैन, तो उसने देखा इमीडिएट स्पैन ये है, यहाँ पर इमीडिएट स्पैन ये है। फिर इसने देखा कि नहीं, अब यहाँ पर दूसरी फैमिली ट्री शुरू हो गई, तो इसने उसको इग्नोर कर दिया और इस स्पैन के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी। तो
चाइल्ड और इमीडिएट चाइल्ड, ये भी हम लोगों ने इस चीज में कवर किया। अब मजेदार चीज देखें, मुझे बताएं क्या टेक्निकली इसको इस स्पैन को चूज करना चाहिए, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, इस स्पैन पे क्या अप्लाई होगा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या इस स्पैन को टारगेट होना चाहिए? मैंने इसको 5A नाम दिया, सॉरी 5 इसको दे, इसको 5D 5D। अब देखते हैं क्या होगा। इसने इसको चूज कर लिया। मैंने अभी कहा कि पेरेंट के अंदर इमीडिएट एलाई और उसके अंदर इमीडिएट स्पैन जितने भी आ रहे हैं, इमीडिएट स्पैन अब उसको चाहे यहाँ मिले चाहे उसको यहाँ मिले, वो उसको टारगेट कर लेगा। सही है, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से इसने इसको टारगेट कर लिया। तो आई होप यहाँ पे चाइल्ड और इमीडिएट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। सही है, लेक्चर को मजीद आगे मूव करते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है लेक्चर के अंदर? ओके, तो हम लोगों ने आईडी, क्लास और एलिमेंट और इसी तरीके से सिबलिंग्स, और सिबलिंग्स के बाद हम लोगों ने चाइल्ड सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो सिलेक्टर्स और भी बहुत सारे तरीके के हैं। कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि और कितने किस्म के सिलेक्टर्स हैं, तो इसके अलावा और भी सिलेक्टर्स हैं, लेकिन उसको अब हम अभी टारगेट नहीं कर रहे, वो हम एडवांस लेवल में टारगेट करें। यूनिवर्सल हमने भी पढ़ लिया कि यूनिवर्सल किस तरीके से हम एलिमेंट को टारगेट करते हैं, हमने ग्रुपिंग भी पढ़ ली और हमने कॉम्बिनेटर्स भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है? उसके लिए हम सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं, इस सबको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम इसको 5 कर देते हैं। सही है भाई। सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से स्टाइलिंग कर लूँ। चलें आप लोगों के लिए मार्जिन 0 और एल को हम विद हाइट दे देते हैं, 50 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं और हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल की, और बैकग्राउंड दे देते हैं हमको अच्छा सा ब्लू को दे देते हैं यहाँ से इसको। अच्छा भाई, इसको हमने ULLI और इस तरीके से हमने इसको फ्लोट लेफ्ट दे दिया। अभी आप लोगों के सामने हमारे पास ये तकरीबन 8 बॉक्स है। चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 8 के बजाय 4, और पिक्सल के बजाय हम इस पे खेल लेते हैं, परसेंटेज पे खेल लेते हैं ताकि और मजीद ना आसानी हो। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 4 बॉक्स आ रहे हैं। सही, ये 4 बॉक्स जो हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो 25-25% के हिसाब से ये 4 बॉक्स बिल्कुल एक्यूरेट बैठे। सही है, अब होगा क्या, मैं इस पे चाहता हूं कि भाई मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर दूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। अब देखा होगा क्या, मैंने इसको जबकि वेट दी हुई है 25% की, लेकिन क्या हुआ, उसने 25% नहीं उठाया, उसने 25% से ज्यादा उठा लिया। उसने 1 पिक्सल ये जो अपने बॉर्डर लगाया ना, तो उसने 25% की विड्थ ली। सही है, अभी देखें इसकी विड्थ क्या आ रही है, 386। ये आप लोग देख सकते हो 386/52। ये 52 क्यों हो गया, जबकि हमने इधर हाइट तो हमने दी है 50 पिक्सल की। सही है, हमने हाइट दी है 50 पिक्सल की और विड्थ दी थी 25% की। मैं इस लाइन को 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ। अब ये देख, अभी कितनी विड्थ आ रही है, 384/50, यानी कि हमने जितनी हाइट दी थी उतनी ही हाइट आ रही है। या मैं अगर यहाँ पर उसको मैं कर दूं 50 पिक्सल, सही है, तो अभी जितने भी मेरे
डिव्स हैं वो 50 बाय 50 की आ रही है, लेकिन मैं जैसी बॉर्डर देता हूँ तो बॉर्डर देने के बाद ये 52 बाय 52 पे होगा। क्यों? क्योंकि एक एक पिक्सल का बॉर्डर चारों तरफ लग गया, तो वो 50 प्लस एक एक पिक्सल का बॉर्डर, तो कितने हो गए? एक पिक्सल का बॉर्डर राइट साइड से, एक टॉप से, एक लेफ्ट से और एक बॉटम से। तो टॉप से 1 पिक्सल और बॉटम से 1 पिक्सल, उसने हाइट कितनी कर दी उसकी? 52। इसी तरीके से राइट से एक पिक्सल और लेफ्ट से एक पिक्सल, तो इसने उसकी विड्थ कर दी 52। सही है। इसी तरीके से मैं पैडिंग देता हूँ इस पे भाई, पैडिंग दी मैंने 4 पिक्सल। अब देखें इसकी विड्थ और बढ़ गई, 60 बाय 60 का हो गया ये। सही है। अब जबकि मैंने इसकी विड्थ कितनी दी थी? मैंने विड्थ भी 50 दी थी और हाइट भी 50 दी थी, लेकिन इसने इसकी विड्थ हाइट कितनी बना दी? 60 बाय 60। अच्छा, आप लोगों को ये नजर तो आ रहा है ना 60 बाय 60 लिखा हुआ? ये जरा मुझे बताएं, मैं खाली बोले आ रहा हूँ, पता चला आप लोगों को नजर भी नहीं आ रहा। ये 60 बाय 60 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? तो ये तो बड़ा मसला हो गया यार। मतलब मैं अगर स्टाइलिंग करने बैठूंगा और मैं किसी एलिमेंट को बोलूंगा भाई तुम्हारी विड्थ भी 50 पिक्सल हो, हाइट भी 50 पिक्सल हो, तो ये तो कैलकुलेशन ही सही नहीं उठा रहा। ये तो मसला हो गया। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली मसला क्या होता है, इस मसले को पहले समझते हैं। उसके लिए आपको आना होगा ब्राउजर के अंदर। आप ब्राउजर का इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलेंगे, ये यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई करके भी खोल सकते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके इस पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये ग्राफ नजर आ रहा है। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो। इसको कर देता हूँ 250 और 250 के साथ हम इसकी पैडिंग भी, बॉर्डर भी हम इसका 5 पिक्सल कर देते हैं और इसकी पैडिंग हम 20 पिक्सल कर देते हैं। अब आपको ये थोड़ा मजीद क्लियर हो। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो ये जो इनर एरिया है, ये देखो ये 250 बाय 250 लिखा हुआ है। सही है। वो क्या है? वो है हमारी विड्थ और हमारी हाइट, वो ये हिस्सा। उसके बाद ये देखो ये दूसरा ग्राफ बन रहा है, ये है पैडिंग। तो पैडिंग कितनी हो गई? 20 पिक्सल। फिर उसके बाद हमारा एक एरिया बन रहा है बॉर्डर का, ये इस पे क्या लिखा हुआ है? 5। तो हमें क्या समझ में आया कि पैडिंग और बॉर्डर जो हम विड्थ और हाइट देते हैं उसके बाहर चलती है। यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट को एक विड्थ देते हैं या एक हाइट देते हैं और उसके ऊपर हम बॉर्डर देते हैं और हाइट पैडिंग देते हैं, तो होता क्या है कि वो विद हाइट के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। यानी कि पैडिंग और बॉर्डर जो है विद और हाइट के ऊपर होती है। जब भी हम विड्थ देते हैं तो वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई इसने 250 बाय 250 की विद हाइट दी है, फिर इसने 20 पिक्सल की होती है, तो वो क्या करता है विद के ऊपर ऐड करता चले जाता है। बॉर्डर भी दोगे तो वो विद के ऊपर ऐड करेगा। इसको हमें रिवर्स करना है। मैं चाह रहा हूँ यार, मैं जो विड्थ और हाइट दूं ना, सही है, विड्थ और हाइट दूं, वो उसके ऊपर ऐड ना हो, बल्कि वो उसी को एडजस्ट करे। मैं जो 250 बाय 250 उसको मैं बोल रहा हूँ विद हाइट, अब अगर मैं उसके ऊपर 20 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ ना, तो वो ऊपर की तरफ ना जाए बल्कि बॉक्स के अंदर की तरफ जाए। तो इसे हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग। अच्छा, ये अप्रोचेस है, इसे कहते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये जो अभी मैंने आप लोगों को ब्राउजर में दिखाया ना, ये बॉक्स मॉडल इससे कहते हैं। तो अच्छा, वेबसाइट्स में लोग दो तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई बंदा वेबसाइट बनाता है तो वेबसाइट में कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप वेबसाइट बॉक्स मॉडल के किस उसके ऊपर बना रहे हैं। क्या आप बॉर्डर बॉक्स पे बना रहे हैं या बॉर्डर बॉक्स पे नहीं बना रहे। तो इससे कहते हैं बॉक्स साइजिंग। एक होता है कंटेंट बॉक्स, एक होता है बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंटेंट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो आप विद हाइट दे रहे हो उसके ऊपर हर चीज अप्लाई होगी। और हमारे पास इसका रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये होता है बॉर्डर बॉक्स। अब आप मैजिक देखिएगा, अब देखिए। अब जब मैंने इसको, अब ये देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर उसको विद हाइट दी थी ना 250 बाय 250, अब देखिए, अब जब मैंने उसको पैडिंग दी ना तो पैडिंग भी उसने अंदर की तरफ एडजस्ट कर दी।
तो देख रहे हैं बॉर्डर भी ये रहा, पैडिंग भी ये रही और विद हाइट भी। अब इसने क्या किया, विथ को माइनस करना शुरू कर दिया। पहले क्या कर रहा था, विथ के ऊपर हर चीज प्लस हो रही थी, सही है। अब ये अंदर विथ को सुकेड़ रहा है, बॉक्स को नहीं सुकेड़ रहा। तो ये डिफरेंस होता है बॉक्स साइजिंग में। और उसी में अब जैसे अब देखो, अब मैं यहाँ पर अगर इसको 20% दूंगा ना, तो अब ये देखो, सॉरी 25% दूंगा, 4 है ना। अब देखो, अब इसने बिल्कुल एक्यूरेट किया। अब अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा ना, तो अब मसला क्या होगा, एक नीचे ड्रॉप हो जाएगा। अब आप लोगों के जहन में फौरन क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें बेहतरीन प्रैक्टिस कौन सी है? सही है। तो इसमें विदाउट एनी डाउट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को तकरीबन 95% से ऊपर लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। मोस्टली हम लोग परसेंटेज के ऊपर विद हाइट दे रहे होते हैं, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि हम उसको पिक्सल देखें कि भाई इस कॉलम की इतने पिक्सल है, इस कॉलम की इतने पिक्सल है। हम हमेशा परसेंटेज में, क्योंकि आजकल ट्रेंड जो है वो रिस्पॉन्सिव लेआउट का है। किसी के पास 40 इंच की एलईडी है, तो किसी के पास 16 इंच की है, तो क्या कोई मोबाइल पे खोल रहा है, कोई टैबलेट पे खोल रहा है। तो अगर हम पिक्सल पे बनाना शुरू हो गए तो हमारा तो काम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज पे बनाते हैं। अब जब परसेंटेज पे बनाते तो फिर हमारे पास ये सारी बॉर्डर की कैलकुलेशन में बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर दुनिया अभी जितने भी टॉप के फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप है और मटेरियलाइज है, एंगुलर के फ्रेमवर्क्स हैं, सब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को यूज करते हुए अपना काम कर लेते हैं। तो आप लोग भी सबसे अच्छा, और मजे की बात बताओ, हम लोग जब हम लोग मैं अपनी भी एग्जांपल दूं, जब हम अपनी, वैसे आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे ना, तो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट ही, अब देखें यहाँ पर आपको इसका यूज केस भी नजर आएगा। ये देखें, अब मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने बोला ग्लोबली जितने भी एलिमेंट आएंगे आप उस पर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दो। तो आप बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क देखोगे ना, बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क पे उसने यही चीज यूज की है। बूटस्ट्रैप 3 देख लें, 4 देख लें, 5 में थोड़ी सी टेक्निक चेंज है, मैं अभी उसके डीप में नहीं आना चाह रहा कि उसने क्यों यहाँ पर बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स दिया और HTML एलिमेंट। उसने पता है क्या, मैं वैसे बता देता हूँ उसने क्या किया, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसने ये एक जुगाड़ मारी हुई है, उसने इस तरीके से किया हुआ, सही है। तो आप बूटस्ट्रैप 4 और 5 में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जिसने स्टैटिक में कंटेंट बॉक्स दिया और HTML में बॉर्डर बॉक्स दिया। उसकी वजह ये है कि स्टैटिक से उसके हटाने की वजह ये है कि अगर कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क या कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई मॉडल जिसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से काम ना हुआ हो, तो वो इफेक्ट ना हो जाए, सही है। वो इफेक्ट हो जाता था अगर आप स्टैटिक पे यूज करते। तो उसने एक जुगाड़ मारी, तो उसने HTML एलिमेंट के ऊपर लगा दिया बॉर्डर बॉक्स। तो खैर मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, खाली आपको ओवरव्यू देना मिल सकता। तो नॉर्मली आप जब भी वेबसाइट बनाएं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स स्टैटिक पे या HTML टैग के ऊपर, मैं रिकमेंड करूंगा HTML टैग के ऊपर लगाएं स्टैटिक के बजाय। क्योंकि आप HTML एलिमेंट पे लगाएंगे ना, तो टेक्निकली क्या होगा, हर एलिमेंट अपने पेरेंट को देखता है, तो वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा। लेकिन आप स्टैटिक पे भी लगा के अपना काम कर सकते। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आप लोगों को आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। असल में जो HTML का जो बॉडी टैग है उस पर बाय डिफॉल्ट ना मार्जिन और पैडिंग लगी हुई होती है, तो वो भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टैटिक में डाल के उसको खत्म कर देते हैं। तो आप जब भी शुरू करें तो बॉडी के ऊपर से मार्जिन बाय डिफॉल्ट हटा दिएगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है 2 पिक्सल का बॉडी के टैग के ऊपर। अच्छा, अब हम इस पे मजीद आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा पैडिंग के बारे में ना, अभी मैं 2 मिनट के ये लाइन हटा देता हूँ। और ये बॉर्डर है हमारा 5 पिक्सल का। हमारे पास अभी क्या हो रहा है, कंटेंट बॉक्स वाला मॉडल चल रहा है, बॉर्डर बॉक्स वाला मॉडल नहीं चल रहा। तो हमने जो 250 पिक्सल की हाइट दी थी, उसके अंदर हमारे पास 5 पिक्सल का बॉर्डर और 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड करी हमने। तो क्या हुआ, कंटेंट का बॉक्स बढ़ गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज और देता हूँ, वो है मार्जिन 20 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पर अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, एक हमारा ये एरिया होता है, एक पैडिंग एरिया होता है, एक बॉर्डर एरिया होता है और एक मार्जिन एरिया होता है। तो यहीं से आप लोगों को वैसे तो समझ जाना चाहिए कि पैडिंग का मतलब क्या है और मार्जिन का मतलब क्या है।
अब मैं यहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ, तो क्या हुआ, ये मेरा कंटेंट एरिया था, ये मेरा पैडिंग एरिया था, ये मेरा बॉर्डर था, और ये मेरा मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, मार्जिन अपने बॉक्स के बाहर जो बॉर्डर के बाद वाले एरिया होता है उसके बाहर स्पेस क्रिएट कर देता है कि उसके साथ वो, अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल अभी देखें मार्जिन राइट, यहाँ से इसको 0 करता है, सही देख लेंगे यहाँ से इसका 0 हो गया, क्योंकि इसका लेफ्ट पे अभी भी ये देखें लेफ्ट पे ना इसका लेफ्ट आ रहा हो, तो चारों तरफ से भी मार्जिन दिया ना, तो ये देखें अभी भी लेफ्ट पे 20 पिक्सल आ रहा है, इस वजह से ये स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका हटा दूँ मार्जिन लेफ्ट, तो ये देखें ये बिल्कुल चिपक जाएगा, सही है। तो अगर आपको दो बॉक्स हैं और आप चाह रहे हो कि वो आपस में बिल्कुल अटैच ना हो और उनके बीच में स्पेस आ जाए, दो बॉक्स के बीच में स्पेस आ जाए, तो आप मार्जिन का यूज करोगे। लेकिन अगर आप अंदर किसी चाइल्ड को, आप ये देख रहे हो वन और इसके बीच में देख रहे हो स्पेस आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 20 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। अगर मैं ये पैडिंग हटाऊंगा तो ये देखो ये 1 जो है ये जाके अपने बॉर्डर से चिपक गया। तो आपको जब बॉक्स के अंदर किसी चीज को स्पेस देना हो तो आप पैडिंग का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको बॉक्स के बाहर किसी चीज में स्पेस देनी हो तो आप मार्जिन का इस्तेमाल करोगे, सही है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब मैंने देखो, अब मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वाले मॉडल पे जाता हूँ, वहां पर भी मार्जिन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। पैडिंग अपनी विद हाइट की कैलकुलेशन में चेंज लेकर आ जाएगी, सही है, लेकिन मार्जिन क्योंकि बॉर्डर के बाहर चल रहा होता है तो मार्जिन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये देखो यहाँ पर 20 पिक्सल का, और अब हुआ क्या, ये नीचे ड्रॉप क्यों हो गया, उसकी वजह ये कि हमने उसको बोला था 25% प्लस 20 पिक्सल का लेफ्ट और राइट मार्जिन, ये भी ऐड हुआ ना, तो ऑब्वियसली यहाँ जगह नहीं मिली एडजस्ट होने की, तो वो नीचे चला। मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हमने पढ़ लिया था। तो हमारा लेक्चर 3 जो था वो हमारा खत्म हुआ। अच्छा, अभी जो चीजें हमने आज पढ़ी है ना, इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। एक पीएचडी है, उसमें 3 कार्ड्स हैं, कार्ड्स का कंटेंट और डिजाइन तकरीबन सेम है, सिर्फ अब उसमें बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है। तो आपको जो चीज़ें आज पढ़ी हैं उसको अप्लाई करके दिखा देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे लेक्चर 4 की तरफ नहीं जा रहे। लेक्चर 4 की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि अगर अभी आपको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे तो आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलो एक लाइव उस पर आप लोग मुझे भी देख लेंगे कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, और आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, काफी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा, अब बिल्कुल जो हमने कल से आज तक पढ़ा है वो सारी चीजें आप ना मुझे अभी इम्प्लीमेंट करते हुए देखिए। अच्छा, अब हमारे पास 3 किस्म के केस है। अच्छा, हमारे पास ना 3 किस्म के कार्ड है, ये देखिए 3 किस्म के कार्ड है हमारे पास। तो अब इसके अंदर हमारे पास तकरीबन हर चीज कवर हो जाएगी। मेरी सजेशन ये है कि मैं एक कार्ड बना के दिखाऊं, बाकी आप लोग असाइनमेंट में दे दें पेरेंट चाइल्ड और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, जो हमने इमीडिएट चाइल्ड पढ़ा और हमने भी इनहेरिटेंस पढ़ी और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं। तो सेंटर वाला कार्ड मैं बना रहा हूँ और बाकियों पे जो है आप लोग करिए। अच्छा, हमारे पास एक कार्ड है, इसके अंदर हम 3 एलाई ले लेते हैं और इसके अंदर हमने एक डेबली कार्ड, और कार्ड में हमने सबसे पहले हम ना देखोगे आपके पास एलिमेंट कौन कौन से। अभी हमारे केस में हमारे पास एक इमेज है, एक हेडिंग है, सब हेडिंग है, फिर हमारे पास 3 किस्म के बॉक्स हैं, और फिर हमारे पास कार्ड का फूटर है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी आपके पास चाहे वेबसाइट हो, ये चाहे उस कार्ड समझ मतलब कोई कंपोनेंट समझ लें या कुछ भी हो, आप हमेशा सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे, अज्यूम करेंगे कि स्केलेटन क्या होगा। हम कल एचटीएमएल स्केलेटन की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले ना इसके हम सोचेंगे कि यार इसका स्केलेटन क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि यार कि ये पूरा एक शेप है, उसके अंदर एक ये सर्कल की इमेज है, ये टाइटल है,
और ये उसमें टेक्स्ट आ रहा है, फिर ये 3 लिस्ट आ रही है, फिर ये ऐड है। तो मैंने देख लिया कि यार ये जो मेरा पूरा बॉक्स है ये मेरा एक कार्ड हो गया, फिर उसके अंदर मेरी एक इमेज आएगी, तो मैं एक और टिप ले लूँगा यहाँ पर, जो भी मेरी इमेज होगी उसके अंदर मेरी इमेज आ जाएगी। सही है। फिर मैंने देखा मेरे पास एक टाइटल होगा। सही है। तो टाइटल और ये मेरे पास टेक्निकली एक ग्रुप फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने एक और टिप ली, उसके अंदर मैंने H3 ले लिया और इसी तरीके से H5 ले लिया। तो ये मेरे पास ये टाइटल्स हो गए। इस कार्ड इसको हम देखते हुए देखें, अभी मैं कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा। सही है, मैं कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसका स्केलेटन बना रहा हूँ। तो आप लोगों के पास भी जब भी कोई पीएचडी या कोई भी डिजाइन आएगा और आपको उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करना होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो मैंने देखा यार मेरे पास एक कार्ड है पूरा बॉक्स, उसके बाद फिर मेरे पास ये इमेज है, फिर मेरे पास ये टाइटल्स है, फिर ये 3 लेयर्स और आ रही हैं। तो मैंने देखा यार ये यूएल, अच्छा आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होगा, मैं यहाँ पे यूएलएलआई क्यों ले रहा हूँ, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सही है। ये फिर मेरे पास लिस्ट है। अच्छा ये देखें, साथ साथ में हर चीज आप लोग क्लियर करता जाऊंगा। सही है। ये एलआई है, एलआई के अंदर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग का टैग है जिसमें मैं नंबर्स लिख दूंगा, या कोई दूसरे लफ्जों में नंबर्स कर दें, नंबर्स कर दिया मैंने। सही है। इसमें इसमें लिखा है 1.5 के, और ये लाइक्स हैं। आप लोग इंशाल्लाह सारे सारे कॉन्सेप्ट इस छोटी सी प्रैक्टिस में ना क्लियर हो। ये 100 के और ये 5 के। सही। और उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है नंबर्स हैं, तो ऊपर नीचे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स नहीं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, अच्छा सा लेबल कर देते हैं इसको। सही। ये लेबल से अब देखें यहाँ पर अभी तक ना स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ये बगैर सीएसएस के देखें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है लेकिन ये बगैर सीएसएस के भी इस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक है कार्ड का फुटर, हम एक और डिप लेंगे और उसमें कार्ड ऊपर कर देंगे। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई, हमारे पास सबसे पहले एक कार्ड लिस्ट। सही। कार्ड लिस्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें ये जो डॉट आ रहे हैं इन सबको हटाना है। तो मैंने कार्ड लिस्ट को पकड़ा और इसको बोल दिया लिस्ट स्टाइल नहीं, और इसका जो मार्जिन है वो भी 0 कर दिया, पैडिंग जो है वो भी 0 कर दिया। अच्छा मैंने जैसे इसको किया कार्ड लिस्ट को, तो ऊपर से उसकी जितनी भी लिस्ट वगैरह जो भी चीजें थी वो चली गई। लेकिन आप देख रहे हो कि अंदर वाले जो यूएलएलआई है, ये जो यूएलएलआई है, इस पे से किसी किस्म की पैडिंग या ये लिस्ट स्टाइल नन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने क्लास बनाई, मैंने यहाँ पर यूएल नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ यूएल लिखता तो फिर वो सब पे हटा देता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक जर्नल क्लास बनाते हैं। सही है। जर्नल क्लास बनाते हैं लिस्ट स्टाइल नन, और उसमें हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं लिस्ट स्टाइल नन, और हमें जहां जहां लिस्ट स्टाइल नन करना होता है हम वहां पे वो क्लास दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने दे दी, यहाँ पर भी मैंने दे दी। तो हमें जब भी कोई ऐसी हेल्पर क्लास या हेल्पर चीज चाहिए होती है तो हम हमेशा एक क्लास बना के रख लेते हैं अपने पास, और फिर हमें वो सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों मैंने क्लास बनाई, मैं डायरेक्ट यूएल को भी दे सकता था, लेकिन हो सकता है मेरी वेबसाइट में कोई ऐसा केस है जहां पर मुझे यूएल की स्पेसिंग की जरूरत हो, या मैं यूएल को वहां पर मुझे इन स्टाइल्स की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ यूएल की जो डिफॉल्ट स्टाइल्स है वही है, बुलेट्स बने में आए, तो फिर मैं वहां पर जाके क्या करूँगा, वो तो बुलेट्स सब जगह से हटिएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं पर बुलेट्स आए तो वहां पर शो होने चाहिए। तो हम कभी भी इस तरीके से उस बुलेट्स को डिफॉल्ट में गायब नहीं।
आप लोग देख सकते हो ये सब गायब हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है कार्ड। तो कार्ड में आ जाते हैं हम। अच्छा, कल कल ही मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर हम फोटोशॉप की सीएसएस क्यों नहीं यूज करते, वो भी तो जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ना उसका आंसर मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आप लोग देख रहे हो, मैं खुद आपको रिकमेंड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं खुद यहाँ से छाप रहा हूँ, लोग मुझे बोलोगे तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मुझे रेडियस पता चल गया, इसका 10 पिक्सल का रेडियस है। और बाकी ग्रेडियंट यूज किया है, लेकिन ये ग्रेडियंट दोनों तरफ से वाइट किया हुआ है, तो हमें ग्रेडियंट लगाने की जरूरत नहीं। अब ये देख रहे हो फोटोशॉप का कमांड, यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रेडियंट यूज किया, जबकि यहाँ पे ये सॉलिड कलर ग्रेडियंट डिजाइनर ने यूज किया होगा, लेकिन उसने ग्रेडियंट में दो कलर यूज करते हैं, तो उसने दोनों को वाइट कर दिया, तो फिर हमें ग्रेडियंट यूज करने की क्या जरूरत है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जस्ट एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और वो है बॉर्डर रेडियस 10%। और बैकग्राउंड है बॉर्डर बैकग्राउंड, वैसे तो वाइट ही होता है बाकी का। नहीं, अभी आप लोगों को कुछ भी फील नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि बॉडी पे कोई कलर नहीं है। बॉडी को कोई कलर दे दो ताकि आपको ये चीज ना वहां से नजर शुरू। तो अब हमारे पास ये देखो, ये कुछ इस तरह का शेप बन गया। अब हम देखेंगे यार इसकी विड्थ कितनी आ रही है भाई। मैं इसकी विड्थ चेक करनी है। तो इसका तरीका ये है कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करें और F8 दबा दें, तो वो आपको उसकी विड्थ बता देगा। तो इसकी विड्थ कितनी है भाई, 280 विड्थ। सही है। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन ये अगर मैं एक एक चीज और सिलों में बताने लग गया तो फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास इमेज है, हमें ये इमेज यूज करनी है। हम इसको ट्रिम कर देंगे। और उसका अगर PNG निकालेंगे, कल मैंने सारे डिफरेंस बताया आपको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ गई हमारी। हमने फिर उसके बाद स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। हमारे पास तकरीबन 30 पिक्सल की स्पेसिंग है, तो इस पे पैडिंग लगा देंगे 30 पिक्सल की। सही। अच्छा, उसके बाद हम इसको आर्ट के अंदर जो हमारा इमेज है, इमेज सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन, ऑटो। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को ना कि वो कंफ्यूज कर रही होंगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। सही। या इसको फ्लेक्स अलाइन सेंटर यूज कर, इमेज सेंटर, इमेज सेंटर हो गया। उसके बाद हमारे पास टाइटल्स हैं, टाइटल्स पे भी फ्लेक्स अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो हमारा ये सभी सेंटर हो गया। इसको इस तरीके से कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जिसको हम लेक्चर 4 के अंदर ना बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि टाइम भी खुल रहा है, हम ये फ्लैक्स बॉक्स जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा। उसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग को मैं डिस्प्ले ब्लॉक दे रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि मुझे बाकियों पर डिस्प्ले ब्लॉक देने की वजह नहीं पड़ रही, लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ रहा है। तो वो वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आई होप ये लेक्चर 1 में ही ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया गया आप लोगों को। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग इस कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको कवर कर दूंगा।
ये देखिए 3 आ गए यहाँ पे। अच्छा हम देख रहे हैं कि ये भी सेंटर है, तो फिर हम क्या करेंगे एल आई को डायरेक्ट। अच्छा जब हम एक चीज देखते हैं ना कि यार हम बार बार एक चीज बार बार दे रहे हैं, टैक्स अलाइंस सेंटर मेरे तकरीबन सारे एलिमेंट सेंटर हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को जगह जगह नहीं देते, फिर हम डायरेक्ट पेरेंट पे ही टैक्स अलाइंस सेंटर देते हैं। सही है, तो हमारा लाइंस ऑफ कोड बच जाता है इससे। क्यों मैं जगह जगह दूं जब मैं एक ही जगह पे ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हमारा फुटर है जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ था। ये देख रहे हैं किस तरीके से डिजाइन बनता चले आ रहा है। अच्छा अब हमारे पास कुछ स्पेसिंग के इश्यूज हैं, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये टाइटल है, तो टाइटल के अंदर हमारा जो H3 है, टाइटल में हमारा H3 था, उसको मान लेते हैं सेट कर लेते हैं। इसी तरह H5 पे टॉप 0 कर देते हैं। ये चिपक गया थोड़ा सा, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा एक इशू आ रहा है अभी, वो इशू ये आ रहा है कि हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों जगह बॉर्डर है। ये लिस्ट के अंदर है लाइव बॉर्डर है, बॉर्डर अब एक इशू आ गया। इशू क्या है कि अच्छा ये ब्लैक नहीं है, ये कोई और कलर है, देखा ये ग्रे कलर है। अब देखें जब मैंने पेरेंट को पैडिंग दे दी थी ना, तो पेरेंट के पैडिंग की वजह से देखे क्या हुआ, जो मेरा अंदर का चाइल्ड एलिमेंट था ना, तो देखे वो अंदर चला गया। अब वो अब हमारे पास डिजाइन में क्या हो रहा है, हमारे डिजाइन में तो ये बिल्कुल कोने पे चिपका हुआ है, तो इस वजह से अब मुझे राइट लेफ्ट से पैडिंग हटानी पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है राइट लेफ्ट से पैडिंग हटाने का। आप अगर 30 और 0 कर दोगे, मतलब 2 वैल्यू लिखोगे, तो इसका मतलब टॉप बॉटम होता है, और सेकंड वैल्यू का मतलब होता है राइट लेफ्ट। तो आप देखें ये अब राइट लेफ्ट में चला गया। अच्छा दूसरा हमारे पास वो बॉक्स साइजिंग वाला इशू भी आ रहा है, तो हम बॉक्स साइजिंग का भी मसला हल कर लेते हैं। बॉक्स साइजिंग तो हमने जो विड्थ दिए ताकि वो उस विड्थ के अंदर ही रहे। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो स्पेस है, तो टॉप बॉटम से थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ रही है, जबकि हमारे पास नहीं आ रही, तो हम इसको भी यहाँ पे क्या हल कर लेते हैं। हम इस पे अब देखें यहाँ पे मैं दूंगा 10 पिक्सल और 0। ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया कि टॉप बॉटम पहली वैल्यू होती है और राइट लेफ्ट के लिए सेकंड वैल्यू होती है। तो टॉप बॉटम की पहली वैल्यू होती है, तो क्या करेगा ये यहाँ पर टॉप बॉटम से स्पेस दे देगा। क्लियर है। अच्छा अब मैंने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में ये चीज़ है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बस लिस्ट के नीचे मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये कार्ड बन गया। सही है। फॉन्ट वॉन्ट हम एडजस्ट कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना। ठीक। अच्छा अब देखो डिजाइन में ना हमारे पास एक फॉन्ट है बता, जो कि मेरे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। सही है, और ऐसे ही आपका यूजर जो होगा वो जरूरी थोड़ी साइट पे जो फॉन्ट डला हुआ है आपके यूजर के सिस्टम में वो फॉन्ट हो, तो आपको कस्टम फॉन्ट डालने होते हैं या गूगल फॉन्ट डालने होते हैं। तो हम कस्टम फॉन्ट की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम गूगल फॉन्ट्स की तरफ। मैं एक क्विक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। तो गूगल की एक वेबसाइट है गूगल fonts.google.com। सही है। आप जब यहाँ जाओगे ना, तो एक तरीका तो ये आप ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करो और उसके बाद इसको कन्वर्ट करो वेब फॉन्ट्स के अंदर और फिर इसको
यूज करूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आके जस्ट सिलेक्ट कर लो कि आपने भाई कौन कौन से फॉन्ट यूज किए हैं। आई बिलीव एक रेगुलर यूज हुआ होगा और एक बोल्ड यूज हुआ होगा। तो ये आपको दो कोड देगा, एक देगा कि आप क्या इसको CSS में इंपोर्ट करना चाहते हो या आप इसको HTML में इंपोर्ट करना चाहते हो। और फिर आप कोई कोड भी बता रहे हैं कि आप ये कोड लगाओगे तो आपके पास फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो हम इसको CSS में इंपोर्ट कर लेते हैं, ये लाइन कॉपी करते हैं और अपने स्टाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। और फिर दूसरा वो बोल रहा है कि अगर आपको ये फॉन्ट यूज करना है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करें। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी कॉपी करी और अपने बॉडी के टैग के ऊपर ये डाल दिया कि भाई बॉडी का ही फॉन्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल डिजाइन जैसा है। का फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है, 14 पिक्सल तक रखा हुआ है। तो यहाँ पर आके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा। तो ये मैंने एक कार्ड आप लोगों को रियल उसमें बिल्कुल सामने बनाकर दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, किस तरीके से चीज़ें बन रही होती हैं, एक डिज़ाइन हमारे पास कैसे आता है, हम उसकी HTML कैसे करते हैं। तो आप लोग जो अभी हमने आज लेक्चर्स पढ़े, अब देखो आप लोगों को ये बेसिक कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज के लेक्चर में जो हमने चाइल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, सही है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये सेकंड है और ये थर्ड है, सही है। पेरेंट पेरेंट का कुछ लिखा था मैंने, सही है। ये 3 कार्ड है, आप लोगों को इस क्लास की हेल्प से इन तीनों को ओवरराइट करना, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती ये करी कि मैंने इमेज एज इट इज यूज कर ली, जबकि मुझे एज इट इज यूज नहीं करनी चाहिए। ये बॉर्डर भी जो है ये CSS से बनना है, सही। तो हम इमेज चेंज कर लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे इमेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको JPG, सही है। तो अब हमारे पास इमेज कुछ इस तरीके से आ रही है। अच्छा, JPG, सही है। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से इमेज दिख रही है। हमारा जो सेंटर वाला बॉक्स था वो सर्कल में और उस पर थोड़ा सा वो है, तो हम यहाँ पर उसको स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास इमेज कहाँ है, इमेज के अंदर इमेज। अच्छा, सर्कल करने के लिए बॉर्डर रेडियस आप हमेशा 50% का दे दें, तो सेंटर सर्कल में कन्वर्ट, सही है। देखिए सर्कल में कन्वर्ट हो गया। और फिर आप चाहो तो उस पर बॉर्डर दे दो 5 पिक्सल, सही। तो ये अब हमने, अब आप लोगों को इस पेरेंट को पकड़ते हुए इसकी जो ओवरराइड स्टाइल्स है, सही है, वो आप लोगों ने बनाना। अच्छा, इसे छोटे से एग्जांपल देख लें। एग्जांपल इसके आपने किस तरह करना है। मिसाल के तौर पे इमेज हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएशंस की है, ठीक है, और 3 डिफरेंट वेरिएशन के कार्ड है। हम लोग सिर्फ आपको इमेज करके दिखा देते हैं, बाकी आपने कार्ड खुद करने। अब मिसाल के तौर पे हमने जो इमेज यूज करनी है, सर्कल तो हमने कर दी है, लेकिन सर्कल के साथ उसका जो बॉर्डर है वो तकरीबन ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज के ऊपर एक क्लास यूज करेंगे राउंड और बॉर्डर ब्लैक की।
इस्माइल वो करके दिखा दो। इसकी छोटी सी मिसाल ले रहे हैं, मैं खाली एक एग्जांपल। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर एक ये वाला कार्ड है, एक ये वाला कार्ड है, ग्रेडियंट कार्ड, सही है। अब देखो एक चीज और है कि मैंने दोबारा से यहाँ पर इस कार्ड की CSS कॉपी की, फोटोशॉप में कॉपी CSS। अच्छा, हमारा सबसे पहला वाला कार्ड है ना, ठीक है। इस पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, ग्रेडियंट, सही है। और यहाँ पर इस्माइल ये क्लास कार्ड के साथ दो। चलो ऐसा कर लीजिए, देखिए एक हेल्पर क्लास बना लो, ग्रेडियंट, सही है। और यहाँ पर मैं कॉपी CSS, और ये मेरा ये फोटोशॉप से बस ये एक दो लाइन है जो हेल्पर की क्लासेस के लिए ना आसानी हो जाती है, बस इसके साथ तक यूज किया जाता है, इसको कहीं नहीं कराया, सही है। और मैं इसको बोलूंगा कि भाई ग्रेडियंट वाला जो है कार्ड वो वाइट कलर में हो, उसका टेक्स्ट सारे कलर वाइट होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास इस इमेज का जो बॉर्डर है वो, अच्छा एक चीज और, एहतियातन हमेशा जब भी आप ओवरराइट स्टाइल करें, सही है, तो उसको हमेशा डिफॉल्ट जो आपने एक कार्ड की स्टाइल रखी है ना, उसके नीचे हमेशा एक गुड प्रैक्टिस रखा करें कि आपने एक तो डिफॉल्ट स्टाइल रखी है, फिर आप जो वेरिएशन बना रहे हैं ना, उस वेरिएशन को हमेशा नीचे यूज करते हैं, सही है। तो ग्रेडियंट, और फिर मैंने इसको बोला कि भाई ग्रेडियंट के अंदर जो मेरी इमेज की क्लास है, उसमें जो इमेज है उसका बॉर्डर कलर चेंज कर दो। बॉर्डर कलर मेरा डिजाइन में क्या है, वाइट, तो मैं इसका बॉर्डर कलर वाइट कर दूं। अच्छा, आपको एक यहाँ पे एक प्रो टिप्स भी दे देता हूँ, मुझे ना इस लाइन की जरूरत ही नहीं टेक्निकली। अगर मैं यहाँ से इस बॉर्डर का कोई कलर ही ना, ये देखिए बॉर्डर का बाय डिफॉल्ट कलर वो होता है जो कलर की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। अब ये देखिए, अब जैसे मैं इसको रेड कर दूंगा ना, और मैं ये देखिए बॉर्डर भी रेड होगी, सही है। ये एक प्रो टिप है, बहुत कम लोगों को पता है इस चीज के बारे में। तो अगर आप कोई बॉर्डर का कलर नहीं देते और सिर्फ बोलते हो कि 5 पिक्सल सॉलिड एक बॉर्डर लग जाए, सही है, तो वो कलर का बॉर्डर के कलर की प्रॉपर्टी वो होगी जो कि एलिमेंट पे कलर की प्रॉपर्टी। तो हमने ग्रेडियंट पे कलर व्हाइट किया था, तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली व्हाइट, सही है। और इसी तरीके से मैंने देखा कि भाई यहाँ पर मेरा जो ये कलर है, ये चेंज है, इसको कलर की प्रॉपर्टी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर कार्ड फूटर को मैंने कॉपी किया भाई, और ये हमारी एक दो वेरिएशन कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा ये भी एक चीज है, ये हम शायद वो बताना भूल गए कि जब आप फोटोशॉप से कलर कॉपी करते हैं तो HTML में लाने के बाद उससे पहले हैश लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि HTML को हम लोग CSS को हम लोग बताते हैं कि हमने जो कलर यूज किया वो हेक्सा कोड यूज किए। तो ये मैंने बातों बातों में दो वेरिएशन बना दी, सही है। तो अब तीसरी वेरिएशन आप लोग खुद बनाओगे, ये वाली थोड़ी सी ट्रिकी भी है, चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर, और ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं, सही है। ये दिखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये आप लोग खुद बनाओ, और ये आप लोगों का एक इस वीक का असाइनमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन हो अभी आप लोग पूछ सकते हो। पहले कार्ड में वेबसाइट का कलर क्यों तब्दील नहीं हुआ, पहले कार्ड में वेबसाइट, वैसे में ये आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे, दोबारा से मतलब या तो कॉल पे आके पूछ लें, ऑडियो पे आके पूछ लें। क्या सर आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर जो पहला बॉक्स है उसके नीचे जो वेबसाइट का लिखा हुआ है वो व्हाइट नहीं हुआ, बाकी सारा टेक्स्ट व्हाइट हो गया। ये वाला जी वो हमने ओवरराइट किया ना यहाँ पर, ये रहा कार्ड फूटर,
ये देखो मैं अगर ये दूंगा तो वो भी वाइट ही था। ये हमने ओवरराइड किया कि कार्ड फूटर का जो कलर, अब असल में ना टेक्निकली क्या हुआ तो हम कंफ्यूज इसलिए हुए, ये कलर भी क्या कहते हैं पर्पल में चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ दिखाऊं ना, ये देखो यहाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये करना चाहिए था। इसको मैं भी 1 मिनट और अच्छे तरीके से क्लियर कर, अभी पता चल जाएगा तुम्हें क्या हुआ है एक्चुअली। अब समझ आया तुम्हें? वो असल में पर्पल ब्लैक से थोड़ा मिल रहा है ना, वो पतला, तो आपको इतना फील नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से। गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन?